अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 1 का आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके आगे से हमारे पास इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है कि कितना आपका रेलिवेंट मटेरियल है, जो भी आपके पास मटेरियल है। ठीक है, अब रेलिवेंट क्या है, उसका जो पास्ट है, पास्ट की आउटकम क्या थी, प्रेजेंट की क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी। आप देखते हो पास्ट की आउटकम को देखते हो, ठीक है, मतलब पास्ट के रिजल्ट को देखते हो कि पास्ट में आपके पास ये थे, फिर आप देखते हो कि प्रेजेंट में आपके पास ये है और आप प्रिडिक्ट करते हो, मतलब आप अज्यूम करते हो, अंदाज़ा लगाते हो कि फ्यूचर में जो है आपके पास वो ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके पास पहले रिजल्ट्स होते हैं, जो पहले वाले आपके डन होते हैं, उनके थ्रू आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और रेलिवेंसी का हमारे पास जो रेलिवेंस का बेसिक मतलब है वो हमारे पास यही है कि हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास्ट का जो होता है उससे रिलेट कर रही होती है। ठीक है, उससे रिलेट कर रही होती है, मतलब उसके रेलिवेंट होती है। और टू कन्फर्म एंड करेक्ट पीरियड एक्सपेक्टेशन, या फिर जो हमारे पास पहली एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्या कर रहे होते हैं, कन्फर्म कर रहे होते हैं, उनको हम ठीक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, रिपोर्ट ऑफ बैंक बैलेंस दैट इज़ असेंशियल टू डिटरमिन हाउ मच टू बारो। ठीक है, अब आप अपने बैंक बैलेंस की जब रिपोर्ट देखते हो तो ही आप डिटरमिन कर सकते हो कि आप कितना मनी जो है वो मज़ीद बारो कर सकते हो। लाइक अगर आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो आप अच्छी खासी अमाउंट बारो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बैलेंस बहुत कम है, आपकी रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है बैंक बैलेंस की, मतलब रिपोर्ट में आपका कम ही अमाउंट शो हो रही है, तो फिर जितनी कम अमाउंट शो हो रही है आप उसी के बेस पे बारो करोगे कि इतनी ही हम अमाउंट नेक्स्ट बारो करें तो फिर हम क्या करेंगे, इजीली जो हमारा डेट होगा उसको पे कर सकेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, प्रीवियस जो आपकी रिपोर्ट होती है पास्ट की बेसिस, जो मतलब जो पास्ट में आपने एक्टिविटीज़ की होती है उसकी बेस पे आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और उसकी बेस पे आप क्या करते हो, फ्यूचर के लिए बारो कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट में हमारे पास दो चीज़ आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, कन्फर्मेटरी वैल्यू होनी चाहिए या फिर उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, या फिर ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कन्फर्मेटरी वैल्यू क्या होती है, प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्फर्मेटरी वैल्यू। कन्फर्मेटरी वैल्यू एक्चुअली हमारी क्या होती है, वो कॉस्ट होती है जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, या जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये हमारी पास्ट से रिलेट करती है। ठीक है, मतलब इस चीज़ की पास्ट में ये वैल्यू थी और अब इसकी ये वैल्यू हो गई, तो हम उन दोनों को माइनस कर सकते हैं जिसमें हमने सेल की और जो उसकी वैल्यू थी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कन्फर्मेटिव वैल्यू। और प्रिडिक्टिव वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर की बेस पे, मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम फ्यूचर की बेस पे देते हैं। ठीक है, इज़ द एबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग नंबर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज़ यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग नंबर्स। ठीक है, हम ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो फ्यूचर के अकाउंटिंग नंबर्स, लाइक कोई भी वैल्यू है अकाउंटिंग नंबर्स में, हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी उसको डिटरमिन करती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाती है, कन्फर्मेटरी वैल्यू की, द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ नॉन करंट एसेट लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, मतलब जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा एसेट है इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ये हो सकती है, इतने में ये सेल हो सकता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं उस कास्ट को जिसमें हम उसको सेल करते हैं, तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी कन्फर्मेटरी वैल्यू है। और जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो नाउन एज वैल्यू इन यूज। ठीक है, अब इसके दो नाम है, ये फ्यूचर कैश फ्लोज के, और इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू इन यूज भी कहते हैं। हम डिटरमिन कर लेते हैं कि जो फ्यूचर में हमारा उससे बेनिफिट आ रहा है या फ्यूचर में जो हमें उससे कैश आ रही है वो कितनी है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, मतलब जो उस वक्त हमें मिल रही होगी, हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट ये है, ये जो हमारे पास कन्फर्मेटिव वैल्यू है और प्रेडिक्टिव वैल्यू है ये आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब आपस में इनमें कोहेरेंस होती है, ये मिलते जुलते होते हैं। जब ये इंटर रिलेट होते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये आती है कि हमारी जो कन्फर्मेटिव वैल्यू है, एक इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जिसमें हमारी कन्फर्मेटिव और प्रेडिक्टिव वैल्यू दोनों हों।
ठीक है, या तो एक होगी इनमें से कोई, या फिर क्या होंगी, दोनों होंगी। ये हमारे पास क्या थी, फंडामेंटल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है मटेरियलिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, मटेरियलिटी में हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। ठीक है, जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है ना हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट की, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब उसको देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। और ये हमारे पास एंटिटीज एस्पेक्ट है हमारे पास रेलिवेंस का। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास रेलिवेंस है, ठीक है, अगर रेलिवेंस होगी तो हमारे पास मटेरियलिटी आएगी, अगर रेलिवेंस नहीं है तो फिर ये हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास बेस करती है नेचर पे, किसी भी एंटिटी की क्या हमारे पास नेचर है उस पर बेस करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे बेस करती है, या फिर इन दोनों पे बेस करती है। ठीक है, अब नेचर ये होगी कि वो किस टाइप की है और क्या उसमें मतलब हमारे पास क्या प्राइस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो मिलाती हैं, इनको मिला के हम कहेंगे कि ये हमारे पास मटेरियलिटी है। अगर तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसका हमारे पास जो हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, रेलिवेंस में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं पास्ट की बेस पे फ्यूचर का। तो अगर जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसको इफ़ेक्ट करती है, डिसीजन मेकिंग को हमारे को इफ़ेक्ट करती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मटेरियलिटी इंफॉर्मेशन है। ये हमारे पास क्या था, फंडामेंटल क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स का सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटी होती है, यानी कि कॉरस्पॉन्ड होता है कि इसमें, ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जस्ट थ्योरी ही याद करनी है कि हमारे पास क्या होता है, मतलब इतनी एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। किसमें हमारे पास अकाउंटिंग फिगर्स में, मतलब जो हमारे पास फिगर्स होते हैं ग्राफिकली, मतलब उनकी जो इमेजेस वगैरह होती हैं उनमें, और जो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक फिगर है, लाइक यहाँ पे आप कार की इमेज बना लें, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये कार ऐसी है, इसमें विंडोज़ इतनी है और ये सारे। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास फिगर है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होती है, एंड रिसोर्सेज और इवेंट्स दैट दीज फिगर्स एंड डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट। अब रिसोर्सेज हमारे पास क्या आएंगे, या फिर हम इनको इवेंट का नाम भी देते हैं, इवेंट कह लें या रिसोर्सेज कह लें। लाइक ये कार 10:13 पे, मतलब ये कार 10:30 चले ले रहे 10:30 पे लाहौर से निकल रही है। ठीक है, लाहौर से मतलब ये कार निकली है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये 10:30 पे इस कार ने क्या किया है, इवेंट परफॉर्म किया है, इसको हम कहेंगे कि ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगर तो इनमें क्या हो, क्रॉसपोंडेंस हो, आपस में सिमिलर हो, मतलब ये फिगर, डिस्क्रिप्शन और रिसोर्सेज तीनों आपस में सिमिलर हो, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। अब सिमिलर क्या होंगे, लाइक डेट, टाइम और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच कर रहा हो। ये ना हो इधर फिगर जो है वो आपने ट्रक की दी हो और नीचे आप डिस्क्रिप्शन जो है वो कार की लिख रहे हो कि इसमें 4 विंडोज़ होती हैं, ये होते हैं बहुत, और अब ट्रक में तो 4 विंडोज़ या फिर 4 व्हील नहीं ना होते, उसमें तो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब उसमें विंडोज़ तो नहीं होती। तो ये चीज़ है कि आपकी सिमिलैरिटी हो, आपका करस्पॉन्डेंस हो, आपका जो है या इन दोनों चीज़ों में या इन तीनों चीज़ों में सिमिलैरिटी आ रही हो। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। इंफॉर्मेशन मस्ट फेथफुली रिप्रेजेंट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन है या कोई भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक ये अब कार थी तो ये इसकी तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ये तो इसका इवेंट यही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ठीक है, उसका इवेंट में क्या आएगी, उसकी ट्रांजैक्शन आएगी। इसी तरह के जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा, जो चीज़ काम वो करेगा, ठीक है, वो एंटिटी जो काम करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, वो इसका इवेंट कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन यूजफुल इंफॉर्मेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास खुद होती है, ये हमारे पास कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब अगर हम जस्ट इस इंफॉर्मेशन को देखें, ये हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में इसने क्या दिया है, एग्जाम्पल में उसने ये दिया है कि अगर आप क्या कर देते हो, रिपोर्टिंग एन एसेट एक्वायर्ड थ्रू अ गवर्नमेंट ग्रांट एट नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब जो भी आप एसेट है, ठीक है, जो भी आप गवर्नमेंट से एसेट ले रहे हो तो उसकी क्या है, एक क्या है स्पेसिफिक वैल्यू है।
अगर आप कोई भी एसिड बाय करते हो तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो, आप गवर्नमेंट को बताते हो कि हमने ये एसिड बाय किया, तो आप उसकी नॉमिनल वैल्यू पे करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, ठीक है। तो अब ये जो काम है ये खुद यूज़फुल नहीं है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब ये यूज़फुल कब होती है, जब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर हमारी जो ये जो हमारे पास डिपिक्शन होती है ये हमारी क्या हो जाती है, यूज़फुल हो जाती है। अब डिपिक्शन क्या होती है कि मतलब हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो डिपिक्शन होती है, ठीक है। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये जो चीज़ होती है ये इसको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर देती है। यहाँ पे पहली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। या तो उसको कंप्लीट होना चाहिए कि मतलब हर इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे देख के पता चले, हम उसको अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कार है तो कार की ही डिस्क्रिप्शन होगी और कार का ही इवेंट हम लिखेंगे। अगर ये हम इस तरह परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कंप्लीट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब फुली कंप्लीट है, हमें देख के पता चल रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ऑल नेसेसरी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन उसमें मेंशन होती है, क्लियर। उसके बाद न्यूट्रल में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल में हम ये नहीं देखते कि इसमें हमारे पास जो हमने, ये हमारे पास जो कार है जस्ट इसकी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके डिस्क्रिप्शन से रिलेट कर रही है या उसका कोई पर्पस है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा या नहीं। डिस्क्रिप्शन जस्ट हम दे देंगे, अगर हम ये कहें ये कार है, ये चलते हैं, हम इसको चलाते हैं या ये वो, इस तरह की फजूल किस्म की हम डिस्क्रिप्शन दे दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रल में आ जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि वो जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है उसका कोई पर्पस भी है या नहीं है, ठीक है। विदाउट पर्पस हम उसको देखेंगे, विदाउट पर्पस हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आ रही है फ्री फ्रॉम एरर्स। फ्री फ्रॉम एरर्स नेम से ही शो कर रहा है कि इसमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं होगा, यानी कि हमने जो डिस्क्रिप्शन दी, जो फिगर दी या जो भी हमने इवेंट परफॉर्म किया वो बिल्कुल हमारा ठीक है, या अगर उसमें से कोई एरर था तो वो भी हमने क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्री फ्रॉम एरर्स है, ठीक है। थर्ड आपके पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी तीनों कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आती है इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनहेंसिंग में हमारे पास क्या आता है, ये देखिए ये इनहेंसिंग है। पहले हमारे पास जो चल रही थी वो हमारे पास फंडामेंटल थी। इनहेंसिंग हमारे पास तीन टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, किसी भी जो हमारे पास एटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। उसका बिहेवियर जो है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना वो उससे मिलता जुलता है। कंसिस्टेंट ये होता है कि अगर पहले कोई भी हम देखें, अगर हम कोई पर्सन ले लें एंटिटी, पहले हम बोलें कि वो वॉक कर रहा है, ठीक है, इस इतने टाइम पे उसने वॉक की, नेक्स्ट डे भी उसने वॉक की, और उससे नेक्स्ट डे वो क्या, उसने क्या, वो रनिंग की उसने, ठीक है, मतलब वो दौड़ा, पहले चलता रहा फिर दौड़ता रहा। अब ये तो कंसिस्टेंसी आ रही है कि ये सारी चीज़ें क्या है वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही कह दें कि वो क्या है, उसे पर लग गया और वो उड़ने लग गया, कोई भी पर्सन, अब ये तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। मतलब एक पर्सन है जिसकी दो टांगे हैं, वो उड़ कैसे सकता है, उसको पर लग गया और वो उड़ने लग गया, ये मतलब ऐसी बेतुकी सी बात होगी। और ये जो बेतुकी सी बात होती है उसको हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट वो होता है जो सिमिलरिटी हो, जो सेम वे में आ रहा हो, जिसका कोई सेंस बन रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कंसिस्टेंट है। और इसमें हमारे पास वही इंफॉर्मेशन होती है, कंपेरेबिलिटी में हमारे पास वही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो क्या हो, कंसिस्टेंट हो। अब कंसिस्टेंट क्या हो, ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है, मतलब मल्टीपल एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कंसिस्टेंट हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू अनेबल वैलिड कंपैरिजन। सेम पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एंटिटी का, फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी ले लेते हैं, कंपनी 1, और यहाँ पे ले लेते हैं कंपनी 2, हम उनमें क्या करना चाहते हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, कंपनी 1 का जो अब फॉर एग्जांपल कंपनी 1 का हमने 31 दिसंबर पे क्या किया, ट्रायल बैलेंस चेक किया, तो हमें कंपनी 2 का भी 31 दिसंबर पे ही ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा, तो ही हम इन दोनों को कंपैरिजन कर सकेंगे, ठीक है। हमें इनका पीरियड चेक करना होगा कि इसने कितने माह काम किया। अगर इसने 10 माह काम किया, इसने 11 माह काम किया, तो इधर यहाँ पे हम इनका सही कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों ने सेम माह काम किया हो तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास वैलिड कंपैरिजन करने के लिए सेम पॉइंट ऑफ टाइम का होना ज़रूरी है।
क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप 2 सेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कंपेरेबिलिटी हो उसमें, ठीक है। और कंपेरेबिलिटी कब होगी? अगर इफ़ दे हैव हैड बीन प्रिपेयर्ड ऑन द सेम बेसिस पे उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, मतलब उनकी नेचर सेम है और सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, नेचर भी सेम है और उनकी टाइप भी सेम है, तो हम बोलेंगे कि इनमें क्या है, कंपेरेबिलिटी आ रही है। अब जैसा यहाँ पे ये तो जस्ट रफली मैंने एग्जांपल ली किसी भी कंपनी की, तो ऑब्वियसली हम 2 कंपनीज को ही कंपेयर कर सकते हैं, ये नहीं हम एक कंपनी लें और एक कोई लोकल शॉप लें उनको कंपेयर करें, ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वेरीफाइबिलिटी, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपने मेजरमेंट्स की हैं, मेजरमेंट मेड बाय वन मेजर, ठीक है, एक मेजर ने मेजरमेंट कर दी तो दूसरा क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसको कंफर्म करेगा, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी नेम से ही शो करिए कि दूसरा क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज हाई डिग्री ऑफ कंसेंसस अमंग इंडिपेंडेंट मेजर्स। इंडिपेंडेंट मेजर में हमारे पास क्या होगा, मतलब अगर हमारे पास मेजर 1 है और मेजर 2 है, ये इंडिपेंडेंटली मेजर कर रहे हैं, लाइक अब ये जो भी चीज़ मेजर करता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपना सेपरेटली काम कर रहे हैं। जब दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं तो मतलब वो इंडिपेंडेंट मेजर हैं। अगर इंडिपेंडेंट मेजर में क्या कर रहा हो, हाई डिग्री ऑफ कंसेंसस, मतलब उनमें इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, वेरीफाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि मतलब एक बंदे ने जो भी काम किया वो दूसरे बंदे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, मतलब ये कि जो रिलेट इतना ज़्यादा कर रहा है कि मतलब दोनों का काम ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात वो कहता है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स हैं, मतलब इंडिपेंडेंट मेजर हैं, वो एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर प्रोसेस उनका मेजर करने का सेम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका रिजल्ट भी क्या हो, सेम हो। अगर उनका प्रोसेस चेंज है तो हो सकता है उनका रिजल्ट चेंज हो, अगर प्रोसेस सेम है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उनका रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। मे भी चेंज भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उनका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ये हमारे पास आ जाती है वेरीफाइबिलिटी। और वेरीफाइबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम कैश काउंट करके उसको मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम कोई भी मॉडल या कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हम कैलकुलेट करेंगे कैश को, ठीक है, एक एक अमाउंट को देखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लगा देंगे और उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो अमाउंट थी उसको मेजर कर लिया है, ठीक है। फार्मूला, मॉडल या टेक्निक, ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास फीफो मेथड होता है, ठीक है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो आ जाती है इन्हेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो आपके पास आता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ टाइमली रिपोर्टिंग एंड प्रोविजंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है जो आपके पास टाइमली रिपोर्टिंग, रिलेटिव मेरिट्स ऑफ टाइमली रिपोर्टिंग है उनके दरमियान, और जो आपके पास प्रोविजन है रिलायबल इंफॉर्मेशन की उसके दरमियान। मतलब प्रोविजन के दरमियान, प्रोविजन किसकी, रिलायबल इंफॉर्मेशन की, और रिलेटिव मेरिट्स के दरमियान, और ये किसके, टाइमली रिपोर्टिंग के, ठीक है। टाइमली रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया है कि सेम टाइम पे जो उसने इवेंट्स परफॉर्म किए हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। अब रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिलायबल इंफॉर्मेशन ये होता है इफ़ रिपोर्टिंग इज़ डिलेड अंटिल ऑल एस्पेक्ट्स आर नाउन, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हों, उसको रिपोर्ट करने में क्या कर रहे हों, डिले कर रहे हों, या रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट देने में डिले कर रहे हों, या इसलिए डिले कर रहे हों कि जब तक हमें सारे एस्पेक्ट्स को हम जान नहीं लेते, सारे एस्पेक्ट को हम देख नहीं लेते, तब तक हम उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं बनाते किसी भी चीज़ की। तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये हमारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, और इसकी प्रोविजन को हम कंसिडर करेंगे टाइमलीनेस में, ठीक है। बट ऑफ लिटल यूज टू दोज हु हैव हैड टू मेक डिसीजंस इन इंटरिम,
इंटरिम हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे पास एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनल रिपोर्टिंग ईयर 12 मंथ्स वो लेती है, ठीक है। तो हर मंथ का जो भी स्टैंडर्ड होगा, मतलब 30 डेज रख लिया या कितने डेज रख लिया, उसको हम बोलेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो है इंटरिम। और हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है रिलायबल इंफॉर्मेशन, उससे हम क्या करते हैं, इसमें इंटरिम में यूज़ करते हैं या डिसीजन लेने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो आपका लेक्चर था 11, ये यहाँ पे एंड होता है। आपका मॉड्यूल 1 भी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।